हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम पी गोपुर, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने डाइफेंटाइन इक्वेशन स्टार्ट किया था और डाइफेंटाइन इक्वेशन को एक थ्योरम के बाद दो क्वेश्चन से उनको सॉल्व करने की कोशिश भी की थी, सॉल्व किया भी था। दो अलग अलग प्रकार से सॉल्व किया था। बताया था कि एक के साथ दूसरे को, एक विधि से दूसरे को कैसे कर सकते हैं, दूसरे वाले को पहले से कैसे कर सकते हैं, वाइसा वर्सा। अब कल मैंने कहा था कि और आगे क्वेश्चंस और करेंगे, पर उससे पहले एक थ्योरम जो मिनिमल एल्गोरिथम के आधार पर दी हुई है, उस थ्योरम को हम समझ लें तो इन डाइफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने में थोड़ी और सुविधा हो जाएगी। अभी तक तो ये था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर सी को डिवाइड करता है तो हम सी को डिवाइड करते हैं तो हम कहते थे कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। वही चीज़ है, सॉल्यूशन तो अगर ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर चाहे वो 1b हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1b हो, वो डिवाइड करता है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशंस के स्टेप्स क्या होंगे, किस तरह से होगी, तो मिनिमल एल्गोरिथम के आधार पे भी अब कई बार हमें सॉल्व करना पड़ता है और स्टेप्स थोड़ी सी, क्योंकि हम जानते हैं मिनिमल एल्गोरिथम के स्टेप्स भी कम होती है, एल्गोरिथम को कम बार डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं पहले थ्योरम को स्टेट करता हूँ। थ्योरम क्या है कि ए एक्स plus b1 is equal to c, where a is not equal to 0, b is not equal to 0, a is not equal to 0, b is not equal to 0, and d divides c. ये तो है ही d divides c, where d is the greatest common divisor, d is the greatest common divisor of a and b. ये तो है। अब थ्योरम क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर d 1 हो जाए, d अगर 1 हो जाए, ये 1, तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, d डिवाइड यानी 1 डिवाइड c, 1 को c को डिवाइड करेगा ही, तो यानी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो जाए। तो प्राइम अगर हो जाए, कहने का मतलब a और b आर रिलेटिव प्राइम हो, तो थ्योरम क्या है, b is numerically smaller to a. b is numerically smaller to a. या यूं कहते हैं कि b is numerically less than or equal to, less than ही कहें, smaller to a of two coefficient a and b, and a1 and c1 are the minimal remainders of a and c respectively. यानी b छोटा है, b से जब डिवाइड करेंगे तो a का रिमाइंडर जो होगा a1 है और c का रिमाइंडर c1 आता है। विद रेस्पेक्ट टू मॉड b, विद रेस्पेक्ट टू मॉड b से डिवाइड करते हैं इसको, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b, मैं ये कहूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b इज लेस देन a से छोटी हो, a इज पॉजिटिव, हम यहाँ यह भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना। तो इससे छोटा हो तो हम b से डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर्स हैं, a का रिमाइंडर a1 आता है और c का रिमाइंडर c1 आता है। तो किस तरह से होगा, a इज इक्वल टू b q1 कहते हैं प्लस a1, ये रिमाइंडर है, और c को जब b से डिवाइड करते हैं तो c इज इक्वल टू मॉड b एंड q2 प्लस c2, ये c2, a1 और c1, ये रिमाइंडर्स हो गए। तो ये कह रहे हैं कि a1 और c1 आर द रिमाइंडर्स ऑफ मिनिमल रिमाइंडर्स ऑफ a एंड c रेस्पेक्टिवली with respect to mod b, then a1 can be written in the form, ये जो एक है इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, a1x, यानी ये रिमाइंडर की टर्म में a1x प्लस b mod b इंटू x1। x1 क्या है अभी बताएंगे, x1
क्या है वो बात करते हैं, इज इक्वल टू C1, वेयर x1 इज इक्वल टू x1 जो रिमाइंडर्स हैं, बाकी के कोएफिशिएंट अभी x1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फॉर्मेट में भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब क्योंकि मिनिमल एल्गोरिथम काम में लिया है, तो यहां ये रिमाइंडर a1 क्या होगा भाई, a1 इज लेस देन और इक्वल टू mod b बाई 2, मिनिमल एल्गोरिथम की बात की है। इसी तरह से ये C1 जो रिमाइंडर है, C1 इज लेस देन और इक्वल टू mod b अपॉन 2, यही होगा C लेस देन और इक्वल टू। तो ये कंडीशंस दे रखी है, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में यानी रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसका फायदा थोड़ा नजर आएगा कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया, इस फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि a इज इक्वल टू ये है और c इज इक्वल टू ये है, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं a की जगह mod b q1 प्लस a1 इंटू x प्लस mod b, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, mod b इज इक्वल टू c mod b q2 प्लस c1। अब यहां से x की कोएफिशिएंट क्या है, ये a1x हो गया, mod b की प्लस mod b के कोएफिशिएंट क्या है, देखिए mod b का कोएफिशिएंट ये हो गया q1x, यहां से q1x प्लस y माइनस q2 इज इक्वल टू c1। अब इस पूरे को, क्योंकि इंटीजर्स हैं, इन सब को x1 लिख दें, q1x प्लस y प्लस q2x लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो छोटी संख्या है, इन दोनों में से छोटी संख्या है, मैं इसको यूं कहता हूं, इन दोनों में से छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या को इसमें से डिवाइड करके और इससे आधे से कम वाला जो रिमाइंडर रह जाता है वो आधे से कम वाला रिमाइंडर, और इसी तरह से यहां भी इस mod b से इसको डिवाइड कर दें, आधे से यानी b बाई 2 से कम जो रिमाइंडर रह जाता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कुछ भी है वो रिमाइंडर रह जाता है। तो उस रिमाइंडर के आधार पर मैं इस इक्वेशन को इससे रिप्लेस कर सकता हूं। अब क्या होगा, मैं 1 2 3 क्वेश्चन इसके आधार पे, इस थ्योरम के आधार पे और जो पहले वाली जो नॉलेज है उसके आधार पे करने का प्रयास करता हूं। तो देखिए किस तरह से होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड दी पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। अब यहां पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन यहां कुछ डिफरेंट है, पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो सॉल्यूशन चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 19y इज इक्वल टू 213। अब देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 7 और 19 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 7 और 9 का निकालेंगे तो 1 आएगा। 213 में भाग लगता है वो ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स हैं। अब इस समस्या को किस तरह से सॉल्व करना है, तो अभी जो मैंने कहा कि मिनिमम एल्गोरिथम वाला जो काम मिले तो रिमाइंडर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा जो इन दोनों में छोटा है, यहां ये a छोटा है b के बनस्पत, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू
213 माइनस 19y/7 x इक्वल टू 213 माइनस 19y। अब इसमें जो इंटीजर पार्ट है उस इंटीजर पार्ट, बाकी ये पूरा का पूरा इंटीजर है क्योंकि x और y इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा इंटीजर्स रहेगा, पर जो होल पार्ट है उस होल पार्ट को अलग लिख दूं तो ये हो जाएगा 30 माइनस 7×14 2y, ये तो पूरा पूरा पार्ट हो जाएगा, प्लस अब बाकी क्या बचा 210, 3 बचेगा 3 माइनस 5y/7, ये पार्ट बचेगा। अब क्योंकि ये पूरा x और y दोनों इंटीजर है तो ये पूरी संख्या की इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा। इस इंटीजर को मैं 3 माइनस 5y/7 को मैं u मान लूं, तो दिस इंप्लाई 7u प्लस 5y इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं उसको, ऐसा लिखा जा सकता है। अब चूंकि देखिए पहले यहां कॉफिशिएंट्स बड़े थे, वो कॉफिशिएंट्स अब छोटे हो गए ये इक्वेशन में, और यहां भी बहुत छोटी संख्या आ गई। अब हम इसको चाहें तो इसी जगह यहां हम देख सकते हैं कि u और y की क्या वैल्यू रखें कि इसका सॉल्यूशन आ जाए और इसका जनरल सॉल्यूशन लिख पाए। जब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख पाएंगे तो इसका सॉल्यूशन x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए u की वैल्यू 4 और v की वैल्यू y की वैल्यू -5 रखें, तो क्या होगा 7 चौक 28 28 और 5 25 -25 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी ये सॉल्यूशन सेट हो गया इसका। सपोज करो मैं यहां भी इस सॉल्यूशन सेट को इवेल्यूएट नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं वापस इसी प्रोसीजर पे आऊंगा। इसी प्रोसीजर में क्या होगा, देखिए मैं अभी यहां छोड़ रहा हूं इस काम को कि मेरा एक सॉल्यूशन सेट 4 और -5 आ गया इसके लिए, तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूं। पर मैं अभी भी इसको मान लिया कि मुझे ये इवेल्यूएट करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 5y, तो मैं y को क्या लिख सकता हूं 5y इज इक्वल टू 7u माइनस 3 5y, तो y इज इक्वल टू 5y 3 माइनस 7u अपॉन 5 लिख सकता हूं। देखिए 7u उधर ले, अब यहां क्या हुआ कि माइनस इसमें तो भाग जाएगा, तो कोई होल पार्ट होगा ही नहीं इसका, इसमें जाएगा तो इसको -2u और माइनस से 5u कर सकते हैं, तो 5u से -u प्लस 3 माइनस 2u अपॉन 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 3 माइनस देखिए 5 -5 और -7 हो जाएगा। तो ये पार्ट आ गया, क्योंकि ये y इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा। अब मैं 3 माइनस 2u को v मान लेता हूं, यानी अगर मैं इसको 3 माइनस 2u को v मान लेता हूं, 2u अपॉन 5 को v मान लेता हूं, क्योंकि इंटीजर है ये भी, तो इसको v मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2u इक्वल टू 5v। This implies 5v minus 2u, 5v plus 2u is equal to 3। ये हो जाएगा। अब थोड़े और छोटे हो गए इससे कोएफिशिएंट, देखिए ये छोटा हो गया। अब मैं इवेल्यूएट कर सकता हूं u और v की वैल्यू, तो v की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं और u की -1 रखता हूं, तो ये क्या हो गया 5
v की वैल्यू 5 into 1 2 into -1, तो 5 minus 2 is equal to 3। तो v is equal to क्या हो गया 1 और u is equal to क्या हो गया -1। जब v is equal to 1 है तो उस स्थिति में u की वैल्यू -1 है, इसको सेटिस्फाई करेगी। अब u की वैल्यू क्योंकि -1 है तो यहां मैं y की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। तो y क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इंटू -1, u इज इक्वल टू -1 है, -1 अपॉन 5, सो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, और y की जब वैल्यू 2 हो गई तो यहां से u की वैल्यू हमें मालूम है, y की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू y की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 213 माइनस 38 अपॉन 7, ये आएगा। तो कितना हो गया 213 में से 38 गए तो 13 25 275 175 अपॉन 7 इज इक्वल टू 25। तो फाइनली मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, फॉर दिस x is equal to 25 and y is equal to 2 is the solution। ये सॉल्यूशन हो गया इसका, आप रख के देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा। x is equal to 25 यानी 175 प्लस 38 is equal to 213, एक सॉल्यूशन सेट हो गया। अब मैंने यहां ये चीज छोड़ी थी, यहां से भी देखें तो u is equal to 4 है और y is equal to -5 है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो u is equal to जब 4 है और y is equal to -5 है, तो यहां से क्या आएगा -5, y is equal to -5 and u is equal to 4, तो u is equal to 4, y is equal to -5 रखें तो ये कितना हो जाएगा 213, x कितना हो जाएगा 213 प्लस 19 95 अपॉन 6, क्या आ जाएगा 213 और 313 में से 5 गए 308 अपॉन 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 44, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, एक सॉल्यूशन सेट मेरे पास और आ गया, x इज इक्वल टू 44 एंड y इज इक्वल टू -5। देख लीजिए ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको। x इज इक्वल टू 44 इंटू 7, x इज इक्वल टू 44 इंटू 7, मैं यहां कर देता हूं 308 प्लस, अब y की वैल्यू क्या है -5 -95 आ जाएगा, y की वैल्यू -5 रखेंगे तो -95 आ जाएगा। 308 में से 95 गएंगे तो 213, एक सॉल्यूशन सेट भी ये और आ गया। अब ये दोनों डिफरेंट नहीं है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के देख लें, जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है। ये x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 25 x प्लस 19t ये आएगा, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये इससे ले रहे ना, y इज इक्वल टू 2 माइनस 7t, ये जनरल सॉल्यूशन इसके रेफरेंस में आया।
अब इसके रेफरेंस में मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूं, t की जगह मैं x ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 44 माइनस 44 प्लस 19s और y इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं कट जाएगा शायद, y इज इक्वल टू माइनस, दूसरा सॉल्यूशन सेट है ना, -5 माइनस 7 इंटू टी एस। देखिए अब जनरल सॉल्यूशन ये है, दोनों के जनरल सॉल्यूशन, ये दूसरा, ये दोनों जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए टी को मैं 0 ले, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 ले तो यहां क्या आएगा 25, t इज इक्वल टू 0। अब यहां s इज इक्वल टू -1 लेने पर देखिए 44 माइनस 90 कितना आएगा 25। तो s इज इक्वल टू -1 लेने पर और t इज इक्वल टू 0 लेने पर ये दोनों सॉल्यूशन, y की वैल्यू भी देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 लेने पर ये 2 आ रहा है और s इज इक्वल टू -1 लेने पर ये 2 आ जाएगा इससे। तो दोनों सेट डिफरेंट नहीं है, वे अलग अलग वे से हमने किया तो वह सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें दूसरे मेथड से, अभी एक और मेथड से एक और क्वेश्चन करूंगा, उसमें वही मिनिमल एल्गोरिथम वाली बात मैंने की थी। मिनिमल एल्गोरिथम से हमने यहां उसको ध्यान रखते हुए करें तो इसका क्या किया भाई, देखिए यहां से जो पूर्ण संख्या थी वो अगर मैं 19 में से ये 7 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करता, इसको लिखता 7x प्लस 19 को मैं क्या लिख दूं 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू y, और 213 को भी 213 को मैं 7 इंटू कितना लिखा है 7 इंटू 3 30 प्लस 3, ठीक है, ऐसा लिखता। अब इसमें से 7 वाले जो थ्रू आउट 7 वाली टर्म है उसको हटा देता या उसको u मान लेता और फिर उसको करता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा तो वही चीज आ जाती, यही आ जाते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो टर्म है 7u प्लस 5y, बाकी की टर्म को मैं 0 कर दूंगा, 7 इंटू 2 7, यानी ये वाली टर्म बाकी की हटा दूंगा मैं 7 का डिवाइड करके, तो उसको पूर्णांक मान लूंगा। तो मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, कहने का अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हम, इस तरह के क्वेश्चन को हम यूं भी कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पे इवेल्युएट कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, ये जनरल सॉल्यूशन या ये जनरल सॉल्यूशन, कुछ भी आए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों जनरल सॉल्यूशन सही है। इसमें t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें, बाकी सब हटा देता हूं, दोनों सॉल्यूशन रहने दें, दोनों को ही देखते हैं कि मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पहले मैं इस सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूं कि x must be positive, means 25 plus 19t must be positive, 19t must be positive, means -25, और जब ये -25 है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि इज लेस देन 25, ठीक है। तो t मस्ट बी लेस देन 25 by 19, यानी 25 by 19 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, या चलिए
इसको भी y मस्ट बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2 माइनस 7t मस्ट बी पॉजिटिव, 7t 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 7t एंड t मस्ट बी लेस देन 2/7। अर्थात t इनके बीच में होना चाहिए, 2/7 फ्रैक्शनल वैल्यू 2/7 और माइनस यहां एक मिनट माइनस प्लस की शायद गड़बड़ की है, तो 19t मस्ट बी ग्रेटर देन -25 है, तो यहां से आ जाएगा t मस्ट बी ग्रेटर देन -25/19 t मस्ट बी ग्रेटर देन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 25/19 -25/19 एंड 2/7। हाँ नहीं, t मस्ट बी ग्रेटर देन दिस एंड, तो इसको मैं माइनस लिख देता हूं, -25/19, तो ये लिख सकता हूं -25/19 लेस देन t is less than, t is less than 2/7, t is less than है ना, यहां मैंने गलत लिख दिया था, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो यहां से t is greater than -25/19 and t is less than 2/7, तो इस दोनों को साथ में रखें, दोनों इनइक्वालिटी को, तो -25/19 मस्ट बी लेस देन t मस्ट बी लेस देन 2/7। अब t की वैल्यू इंटीजर्स में क्या हो सकती है, -25/19 का मतलब t की वैल्यू 0 और -1 हो सकती है, t इज इक्वल टू 0 और -1। देखिए ये एक से -1 से, और अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये t 2/7 ये आएगा और -25/19 यहां आएगा, तो -1 तो यहीं कहीं होगा और 0 यहां कहीं है, तो 0 और 1 इंटीजर ले सकता है t की वैल्यू। अब t की वैल्यू 0 और 1 इंटीजर है, तो t की 0 है, when t is equal to 0, x is equal to 25, y is equal to 2। एक सॉल्यूशन सेट ये हो गया। when t is equal to -1, x is equal to क्या हो जाएगा, t is equal to -1, यानी 19 चला दें इसमें से तो 6, x is equal to 6 और t is equal to -1, यानी y is equal to क्या हो जाएगा, y is equal to 9। ये दूसरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी वही सॉल्यूशन देना चाहिए जो इससे मिला है, इस सबको हटा देता हूं। क्या है, x is equal to, x must be positive means 44 plus 19s must be positive, so 19s must be greater than -44, so s must be greater than -44 upon 90, ये हो गया। सेकेंड, -5 -7s must be positive, so 5 plus 7s must be less than 0। एक माइनस पूरा ले लेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, एंड 7s must be less than -5, s must be less than -5/7। अब ये दो है, s की वैल्यू इससे तो बड़ी है, तो s क्या होगा, s lies between -5/7 and s is greater than -44/90। देखिए
अर्थात s की वैल्यू क्या हो सकती है इस रेंज में देखें तो ये 1 से कम है, यानी s की वैल्यू 0 हो सकती है। ये -2 से भी कम है, -2 से भी कम है, तो s की वैल्यू क्या हो सकती है? नहीं, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी नेगेटिव में है। ये अगर रियल लाइन पे देखें तो 0 तो यहां है, -5/7 यहां है, 5/7 के बाद ये -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, -1, और ये -19/44/19 यहां आएगा, तो -2 भी इन बिटवीन आएगा। तो ये दो वैल्यू है जो s ले सकता है। अब s की दो वैल्यू, s इज इक्वल टू, मैं -1 रखता हूं, s इज इक्वल टू -1 रखने पर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 44 - 19 यानी 25, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू -1 रखने पर y इज इक्वल टू क्या होगा? ये 2 आ जाएगा। देखिए यही सेट है सेम, s इज इक्वल टू -1 पर, s इज इक्वल टू -2 पर, s इज इक्वल टू -2 रखें तो 19 तो 38 और 6 44, यानी x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, -2 रखने पर s इज इक्वल टू -2, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो ये 9, ये सेकंड से। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, हम किसी भी स्टेज तक सॉल्व करें, हमारे पास ये सॉल्यूशन आए चाहे ये सॉल्यूशन आए, डिफरेंट नहीं है, और पॉजिटिव निकालना हो तो हमें क्या करना है वो प्रोसीजर भी मैंने बताया। अब एक बार मिनिमल एल्गोरिथम का एग्जैक्ट एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूं किस तरह से हम कर सकते हैं मिनिमल एल्गोरिथम वाला। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 21x प्लस 13y इज इक्वल टू 1791। थोड़ी संख्या बड़ी है इधर वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मिनिमल एल्गोरिथम वाला काम में लेता हूं, तो किस तरह से करें, या एक और छोटा सवाल ले लेते हैं। ये तो उसी मेथड से कर रखा है जो अपन ने किया, पर ये 11x मेथड बदल देते हैं, 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 79, इसको करना है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों रिलेटिव प्राइम है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, यानी 11 और 5। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये 5 है, तो 11 को मैं 5 की टर्म में लिखूं, 5 × 2 + 1, क्योंकि 5 ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इसके आधे से 5 का भाग लगा रहा हूं ना इसमें, तो आधे से कम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 11 और फिर 79 को 5 से 5 इंटू, देखिए 15, मैं एक बार लेता हूं, 5 × 15 + 4 ऐसा लिख सकते हैं, पर यहां जो रिमाइंडर है वो 5 से आधे से अधिक है, इसलिए मैं इसको 15 की जगह क्या करूंगा, 16 करूंगा, और इसको क्या करूंगा, -1 कर देता हूं, -1 कर देता हूं। दिस इज द वे। जब इसको -1 कर दिया, अब मैं 11 की जगह यहां इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 × 2 + 1 × x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 × 16 -1, ये ऐसा लिख सकता हूं। जब ऐसा लिख लिया तो इस इक्वेशन के आधार पर 5 × 5 के मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया, 5 × 2x प्लस y -16, ये तो हो गया 5 प्लस y, 5y तो पूरा आ गया, प्लस x, केवल ये x रह गया, x प्लस इज इक्वल टू ये -1।
अब देखिए x का कोएफिशिएंट यहां 1 हो गया, ये हमें थोड़ा सा राहत देता है। x का कोएफिशिएंट 1 होने के बाद हम इसको 5u, इसको u मान लें, इसको u मान लें, यानी 2x प्लस वाई इज माइनस 16 इज इक्वल टू u मान लें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास 5u, दिस इंप्लाई 5u प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1। अब u और x की वैल्यू हम यहां निकाल सकते हैं, u और x की वैल्यू देखिए क्या सोच सकते हैं, x की यहां 1 है, यहां -1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू जैसे 0 ले लें एक सेकंड के लिए, u की वैल्यू, u एंड x आर इंटीजर्स, x की u की वैल्यू 0 ले लें, यहां से 0 से हमें थोड़ा लाभ हो जाएगा, u की वैल्यू 0 लगते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, u की वैल्यू u इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और जब u इज इक्वल टू 0 यहां लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 एंड u इज इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू -1 के आधार पर ये कितना हो गया -2 प्लस y -16 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 18। तो सॉल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 18। देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू -11 प्लस 19, ये 79 के बराबर हो रहा है, यानी सॉल्यूशन का एक सेट हमें मिल गया, -1 और y इज इक्वल टू 18। ये सीधा सीधा एक स्टेप पे ही हमें सॉल्यूशन मिल गया, इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 1 मिल गया, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें x की वैल्यू यहां से मिल गई और x की वैल्यू को यहां यूज कर लिया तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, दिस इंप्लाई जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस दिस प्लस 5t, x इज इक्वल टू -1 प्लस 5t एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 18 माइनस 11t। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन सेट हो गया। अब ये कहे कि फाइंड द पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है, तो बात वही आ गई वापस से, पॉजिटिव सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए x मस्ट बी पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव होगा तो -1 प्लस 5t मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स 5t मस्ट बी ग्रेटर देन 1, t मस्ट बी ग्रेटर देन 1/5, यहां से y मस्ट बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव होगा तो 18 माइनस 11t must be positive, 18 is greater than 11t and t must be less than 18/11। so देखिए t किसके बीच में है, 1/5 is less than t is less than 18/11, so 1/5 और 18/11, 1/5 और 18/11 के 18/11 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, तो t की वैल्यू देखिए 1/5 इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लाइन में 0 नहीं आएगा, 1 t इज इक्वल टू 1 और 2 नहीं आएगा, यानी t इज इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव रूट दे देंगे, t इज इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव रूट क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 रखें तो 9, 4 एंड 9, ये पॉजिटिव रूट हो गए। 4 एंड y इज इक्वल टू 7 कैसे आ रहा है, 4 एंड 7, 18 माइनस 11, हाँ 7 ही तो होगा, 7, y इज इक्वल टू 7, ओके। तो ये इस तरह से
सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं मिनिमल एल्गोरिथम का उपयोग करके। अगर ये स्टेप्स रिपीट करनी हो, एक के बाद दूसरी रिपीट करने की आवश्यकता पड़े तो भी हम रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से डाइफेंटाइन इक्वेशन एंड 3 और मोर अननोन्स वाला हम नेक्स्ट राउंड पे करेंगे। उसकी कुछ थ्योरम्स वगैरह भी हैं, तो नेक्स्ट राउंड पे डाइफेंटाइन इक्वेशन ऑफ 3 एंड मोर अननोन्स का करेंगे। धन्यवाद।